नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। और दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जानी मानी अधिवक्ता, वो मेंबर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड शिमला, मैडम सुनीता सूद जी, जो देंगी आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। मैम, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद हर्ष जी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक युवा देश है और हम अपराध की बात करें, हम क्राइम की बात करें, तो क्राइम और अपराध धीरे धीरे बढ़ रहा है। और युवाओं की, खासकर नाबालिग लोगों की, जो कि 18 साल से कम लोग, 18 वर्ष से कम जिनकी उम्र होती है, उनकी अपराध में संलिप्तता भी काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। तो ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसे कानूनों के बारे में भी आपकी राय और आपकी तरफ उनका ध्यान लेके जाएं, जहां पे हम बात करते हैं नाबालिग लोगों की। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में, यानी कि बाल न्याय अधिनियम के बारे में। तो सुनीता जी, आज हम आपसे जानने वाले जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, हम कहते हैं बाल न्याय अधिनियम, ये है क्या, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका पर्पस है? बाल न्याय अधिनियम वर्ष 2000 में बना था। सबसे पहले वर्ष 2000 में बना था, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुई है वर्ष 2006 में। जी। ये बच्चों द्वारा किए गए, बच्चे मतलब जो 18 साल से कम आयु के हैं, उनके द्वारा किया गया कोई भी अपराध, किसी भी तरह का अपराध अगर होता है तो इस एक्ट के अंदर, इस जो ये अधिनियम बना है, इसके तहत कार्रवाई की जाती है। जी। और मैम, जब हम एक्ट की बात करते हैं और कहा यह जाता है कि जो बच्चे हैं वो भारत की, अगर हम बात करें तो हमारा भविष्य है वो, तो उनको अगर हम कानूनी प्रक्रिया में इन्वॉल्व करेंगे, अगर हम देखें कि जिस प्रकार से एक हार्डन क्रिमिनल का जब ट्रायल होता है, जब कोई अपराध करता है, तो कहीं ना कहीं कानून आपके दरवाजे पे आता है, आपको ट्रायल भी फेस करना पड़ता है, आपको कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ता है। बट अगर एक युवा, एक बच्चा, जैसे कि आपने जिक्र भी किया 18 साल से कम जिसकी उम्र है, अगर वो कोर्ट कचहरी में जाए तो कहीं ना कहीं उसका एक माइंडसेट भी इम्पैक्ट होता है। तो किस प्रकार से ये कोर्ट से डिफरेंट है? उसके लिए JJB यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, बाल न्याय समिति का गठन किया जाता है सरकार द्वारा। और उसके एक प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट होते हैं और 2 सदस्य होते हैं जो सोशल वर्कर के तौर पर किसी भी संस्था से जुड़े होते हैं या सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। तो उनके समक्ष जो है ये कार्रवाई चलती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बच्चों द्वारा जब भी कोई क्राइम किया जाता है और जब ये बोर्ड के समक्ष चालान पेश करते हैं, तो इसको इंक्वायरी के तौर पे लिया जाता है। इसको केस या ट्रायल नहीं कहा जाता, इंक्वायरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बच्चों की मनोस्थिति या बच्चों के किसी भी मतलब परिस्थिति पे इसका प्रभाव ना पड़े। जी। और मैम, सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, और जब भी हम कोई इंटरनेट पे खबर पढ़ते हैं, हम न्यूज़पेपर भी उठा के देखते हैं, रेडियो पे भी खबर सुनते हैं, हम देख रहे हैं कि जो किशोर हैं, जो कि युवा हैं, वो काफ़ी सारे क्राइम्स में आगे आ रहे हैं, काफ़ी सारे इस प्रकार के क्राइम्स भी कर रहे हैं। चाहे वो हम ड्रग मैनेस की अगर हम बात करें, या फिर अगर हीनियस क्राइम्स की भी अगर हम बात करें, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता बढ़ती जा रही है। तो इस एक्ट में जब हम बात करते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, यानी कि बाल न्याय अधिनियम, तो इसमें जुवेनाइल को किस प्रकार से डिफ़ाइन किया गया है? और क्या इसमें भी कोई एक हायरार्की या एक श्रेणी होती है कि अगर आप इतने साल के हो तो आपको इस प्रकार से आपको ट्रायल, या फिर जैसा आपने कहा कि चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, या फिर इंक्वायरी, इस प्रकार से आपको उसका सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल। इसमें जो है, जो ये CCL है, जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, बाल अपचारी, उसकी उम्र बहुत महत्वपूर्ण है। और जो उम्र है वो हम तय करते हैं जब वो घटना घटी हो, बाल अपचारी द्वारा वो जब भी अपराध किया जाता है उस समय उसकी उम्र कितनी रही है, वो उम्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो ये हम इसमें बाल अपचारी को देखते हैं, वो हम जब एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, मतलब घटना के समय जी, जब अपराध किया जाता है किसी बाल अपचारी द्वारा, उस समय उसकी उम्र कैसी है, उसके कोई मैट्रिक का सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड लेकर उसकी उम्र तय करते हैं। और जो उसकी जन्म स्थिति, जन्म की तारीख है वो, और घटना स्थल पर जिस दिन, जिस तारीख पे, जिस वर्ष वो घटना बाल अपराध हुआ है, वो जो समय है उससे उसकी उम्र तय की जाती है। जी मैम, जैसा कि आप भी जानते होंगे और सर्वविदित ये है कि जब से निर्भया वाला जो गैंगरेप इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से काफ़ी कानून में भी बदलाव लाया गया। तो क्या ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इसमें भी कुछ बदलाव लाए गए हैं? हाँ बिल्कुल। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक्चुअली हमें बच्चों का भविष्य देखना होता है। इसमें सज़ा के तौर पे इनको कोई ऐसा
प्रावधान नहीं है इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। इनको अगर जैसे मान लो सिंपल कोई साधारण तौर पे किया गया अपराध है या ग्रीवियस है या सीरियस है, तो वो श्रेणियों में बांटा गया है जी। जैसे कई बार अगर साधारण तरीके का अपराध किया गया है तो हम बच्चों को पेरेंट्स के ही हवाले कर देते हैं। मान लो जैसे ये एक्सीडेंट 279 है, क्योंकि इसमें सीआरपीसी का ही प्रोसीजर फॉलो होता है, तो हम जो भी ये इंक्वायरी करते हैं सीआरपीसी के माध्यम से, जो कानूनी दंड प्रक्रिया संहिता है हमारी इन भारत की, उसके तहत ही ये इंक्वायरी चलती है। और उसी के तहत अगर सीरियस सिंपल क्राइम है तो बच्चों को, पेरेंट्स को जिम्मेवारी उनकी देखभाल की, उनको अच्छे वातावरण देने की कोशिश की जाती है। उसके बाद कोई कम्युनिटी सर्विस, जैसे किसी अस्पताल में जाके बच्चा कोई सामाजिक सेवा कर सके, पुलिस के साथ खड़े होके कोई ट्रैफिक सेवा कर सके, इस तरह के काम बच्चों को दिए जाते हैं जी। हाँ, ये ज़रूर है कि जब कोई हीनियस क्राइम हो तो बच्चों को बाल सुधार गृह भेजने का प्रावधान है। तो उनको वहाँ पर भी जो उनको सुधारने के लिए, उनका भविष्य अच्छा बनाने के लिए तौर तरीके हैं, उन्हीं को ही वहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन होम जो होते हैं हमारे, सुधार गृह भेजा जाता है जी। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब भी कोई इस प्रकार से जो बाल है या बालक है जिसको चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, आप जैसा आपने जिक्र भी किया, जब उस पर इंक्वायरी चलती है, जिसको अगर सिंपल भाषा में हम कहें कि अगर केस एक चल रहा है उसके ऊपर, तो इस दौरान अक्सर हम जब ये देखते हैं, जैसे हीनियस क्राइम की अगर हम बात करें, कि कई बार गिरफ्तारियां की जाती हैं, कई बार आपको बेल लेनी पड़ती है मैजिस्ट्रेट से जाके, या आपको और भी कुछ काफ़ी सारे ऐसे कानून के लकूनाज होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। तो इसमें क्या इस प्रकार का भी कोई प्रावधान है? अगर कोई एक नाबालिग कोई इस प्रकार की कोई घटना कर रहा है तो क्या उसको भी गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा? मतलब पुलिस का क्या इसमें रूल रहेगा? पुलिस का इसमें जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इसमें यूनिट अलग है पुलिस का। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्दी में नहीं होनी चाहिए पुलिस। जब भी कोई बच्चा किसी इंक्वायरी के तहत बोर्ड के समक्ष लाया जाता है तो अपनी वो साधारण जो हम रूटीन में दिनचर्या में कपड़े पहनते हैं, तो वर्दी में ना होकर सिंपल ड्रेस में मतलब बच्चे को लाया जाता है। और बच्चे को पूरा ध्यान रख के उसकी एक तरह से उसको किसी भी तरह का डर उसके मन में नहीं होना चाहिए कि मुझे पुलिस पकड़ के ले जा रही है या मुझे कोर्ट में ले जा, इस तरह का वातावरण नहीं पैदा होना चाहिए जब भी हम बच्चे को लेकर आते हैं किसी इंक्वायरी के लिए। जी। सुनीता जी, आप मेंबर भी हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के, आप काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, तो मैं ये जानना चाहूँगा, लॉयर्स भी क्या इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं? जब किसी जो कोई बच्चा है जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, जब उसके ऊपर इस प्रकार से कोई इंक्वायरी चलती है, तो क्या लॉ भी उसी प्रकार से चलता है जैसे एक नॉर्मल केस में चलेगा? नहीं, वो ऐसा है इसमें कि फॉलो तो हम सीआरपीसी का ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले नोटिस ऑफ एक्विजिशन लगेगा, एविडेंस आएगी, एविडेंस के बाद 313, वो सीआरपीसी ही फॉलो करते हैं। बस ये है कि वकील भी जब हमारे बोर्ड के समक्ष किसी इंक्वायरी में पेश होते हैं तो वो भी वर्दी में नहीं होने चाहिए। वकील भी और हमारे बोर्ड के सदस्य, हमारे प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, बोर्ड का जो कमरा है उसमें वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को किसी भी तरह का डर या भय ना लगे कि मेरे को कहाँ लाया गया है, या बच्चा डरे ना। उसकी वेल बीइंग के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए इस तरह का माहौल पैदा करना पड़ता है। जी। सुनीता जी, इंक्वायरी के दौरान क्या बच्चों को सुधार गृह भेजा जाता है, या फिर सुधार गृह जब इंक्वायरी कंप्लीट कर ली जाती है तो एज अ सेंटेंस उनको वहाँ पे भेजा जाता है? सुधार गृह तब भेजा जाता है जैसे मान लो किसी हीनियस क्राइम में किसी बाल अपचारी को पकड़ा है और उसकी देखभाल या उसकी जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है। कई बार पेरेंट्स नहीं होते बच्चों के, कई बार जैसे आजकल हम जो फेस करते हैं वो नेपाल के बच्चों के बहुत केसेस ऐसे हैं जी। जो नेपाल के बच्चे यहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर वो किसी अपराध में संलिप्त हो जाते हैं, पर उनकी जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे बच्चों को अच्छा वातावरण देने के लिए, प्रोटेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है इसमें, अच्छा संरक्षण देने के लिए सुधार गृह में भेजा जाता है। वो चाहे उसकी इंक्वायरी चल रही है, और जो ये एज कन्विक्शन वाली बात है तो इसमें सजा का प्रावधान नहीं है। किसी हीनियस क्राइम में अगर लगता है
तो बच्चे को सुधार गृह भेजा जाता है, और इसमें 3 साल से ज़्यादा का प्रावधान नहीं है इसमें। जी, पेरेंट्स की रोल के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब भी कोई बच्चा अगर इस प्रकार से किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल हो जाता है तो क्या पेरेंट्स के साथ भी पेरेंट्स को भी आप काउंसिल करते हैं, क्या पेरेंट्स को भी आप समझाने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, ये सामाजिक न्याय विभाग के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें एक काउंसलर होता है जो पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगे, या पेरेंट्स को हम में से भी जो बोर्ड के सदस्य हैं हम लोग भी उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करके समझा सकते हैं। कई पेरेंट्स नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने क्राइम किया है तो हम सामने नहीं आएंगे, पर उनको थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ता है, उनकी काउंसलिंग करके, तो उनके साथ बातचीत करके कई बार बहुत अच्छा समाधान निकलता है। जी। पर उसमें हमें बच्चे का संरक्षण और बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़रूरी होता है। जी सुनीता जी, जब भी कोई बच्चा बाल सुधार गृह से बाहर निकलता है, और मैं ये भी जानना चाहूँगा जब इंक्वायरी भी होती है तो उसकी आइडेंटिटी को आप कैसे प्रोटेक्ट करते हैं या कंसील करते हैं? क्योंकि जब हम देखते हैं कि है तो वो एक बच्चा ही, वो 18 साल से कम है, अभी उसको इतनी शायद दुनिया की समझ नहीं है, और अगर वो बाहर जाके कोई पढ़ाई करता है या कोई नौकरी करता है और कहीं ना कहीं जो उसका एम्प्लॉयर है या फिर अगर वो कहीं पे पढ़ रहा है, उसके जो पीयर्स होते हैं, जो उसके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उनको पता चलता है कि इस प्रकार से कोई अपराध की घटना में ये व्यक्ति शामिल था, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से एक मेंटल ट्रॉमा भी हो जाता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार से कार्य करते हैं आप? मैंने वही कहा कि वातावरण, जो हमारे बोर्ड के कमरे का जो वातावरण होता है, जहाँ बोर्ड बैठता है, जहाँ इंक्वायरी चलती है, और दूसरा बच्चे का नाम नहीं लिखा जाता। जब भी कोई इंक्वायरी तो CCL या बाल अपचारी ये लिखा जाएगा। जी। कोई भी 18 साल से कम उम्र का बच्चा जब कोई इंक्वायरी फेस करता है तो उसकी आइडेंटिटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसीलिए वातावरण जो है बच्चे को एक बिल्कुल आरामदायक वातावरण, उसको ये ना लगे कि मैं किसी कोर्ट के सामने पेश हो रहा हूँ। जी। तो उसके नाम का भी गुप्त रखा जाता है। जी सुनीता जी, अक्सर हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चे थोड़े अपराध में संलिप्त हो रहे हैं, तो ऐसे कौन सा अपराध है जिसमें ज़्यादातर बच्चे आप देख रही हैं कि इस प्रकार के केसेस आपके बोर्ड के सामने आ रहे हैं? NDPS। जी। NDPS का जो रेशियो है वो बहुत ऊंचा जा रहा है आजकल। 18 साल के जो कम नारकोटिक्स या फिर ड्रग यूजेज की अगर हम बात करें, और जो ये अपराध में जो बड़े बड़े गैंग्स जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों पे ही नज़र रखते हैं। तो मेरा तो ये भी सुझाव रहेगा कि एक तो पेरेंट्स, पड़ोसी या कोई रिश्तेदार इस तरह से अगर बच्चों को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है उनको रोकना भी चाहिए। सामाजिक जिम्मेवारी है ये। कई बार हम चुप हो जाते हैं कि भाई बच्चा उनका है, हम क्यों बोलें। बिल्कुल। तो एक तरह से सामाजिक जिम्मेवारी लेना बड़ा ज़रूरी है। NDPS है, फिर पॉक्सो है जी, रेप के केसेस हैं, और 279 बच्चे आजकल बिना पूछे पेरेंट्स को, जो 18 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, बिना पूछे गाड़ियां ले जाते हैं, फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हमारा बच्चा गाड़ी चला रहा था। जी। तो इस तरह के अपराध थोड़े ज़्यादा हैं। जी। और सुनीता जी, अगर कोई बाल अभिचारी या फिर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, अगर उसके ऊपर इस प्रकार से इंक्वायरी होती है और उसके बाद चाहे अक्विटल की बात करें हम या फिर जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि उसको प्रोटेक्ट करके, उसको समझा बुझा के उसको वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाता है, अगर वो दोबारा कोई अपराध कर दे फिर से और अभी भी वो माइनर है, तो फिर क्या इंक्वायरी के वक्त क्या उस चीज़ को भी आप कंसिडर करेंगे? कंसिडर किया जाता है, बट कई बार ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जैसे चोरी के हैं, कई बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं, बट वही है कि बच्चे का जो एक कहेंगे कि जो उसका एक विकास है बच्चे का, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो हमको बच्चे को तो देखना ही है कि अगर नाबालिग है तो हमें उसको कैसे ट्रीट करना है। जी। और कई बार ये भी हम देखते हैं कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं जिनकी आज हम बातचीत भी कर रहे हैं, कई बार वो जो अपराध होते हैं वो दूसरे बच्चे के साथ करते हैं, वो भी नाबालिग होता है। कई बार हम देखते हैं कि हम स्कूल की बात करें या पब्लिक में भी हम बात करें, कई बार आपस में रंजिश हो जाए या कुछ भी हो जाए, कोई भी अपराध का घटना सामने आ जाती है, तो ऐसे मामले में जहाँ पे कि जो अपराधी है वो भी एक नाबालिग है और जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, वो भी एक नाबालिग है, तो फिर किस प्रकार से आप दोनों पार्टीज़ को, और इंक्वायरी की अगर हम बात करें या फिर अगर हम बात करें कि किस प्रकार से उनको समझा बुझा के वापस मेन स्ट्रीम में लाते हैं? पीड़िता की या पीड़ित कोई नाबालिग है तो उसकी आइडेंटिटी तो बिल्कुल गुप्त रखी जाती है।
हाँ, ये हैं बाल अपचारी जो हैं, इसका भी नाम नहीं लिखा जाता, परंतु इसको हर तारीख पे प्रोसीजर तो सीआरपीसी का ही फॉलो होता है, पर इसको आना तो हर डेट पे पड़ता है। पीड़ित जो होगा, जिसके साथ अपराध हुआ है, उसको रोज आने की, हर पेशी पे, हर तारीख पे आने की ज़रूरत नहीं होती जी। तो जिस दिन उसका बयान वगैरह होता है, तो वो हम कैमरा ट्रायल, यानी कि उस कमरे में कोई नहीं होता, फिर सदस्य, बोर्ड अध्यक्ष जो हमारे चेयरमैन होते हैं, और उस पीड़िता का जो कंफर्टेबल लगे, उस पीड़ित को कैसा वातावरण ठीक लग रहा है, उस वातावरण में हम उसका कोई बयान लिखना है या उससे कुछ पूछना है, तो ऐसे वातावरण में लिखते हैं जी। सुनीता जी, वजह क्या है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप काफ़ी ऐसे केसेस आपके सामने आ रहे होंगे, आप मेंबर हैं, तो वजह क्या है कि जो अपराध की जो घटनाएं हैं उसमें जो हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश के जो युवा हैं, वो इसमें आगे आ रहे हैं, वो इसमें संलिप्त हो रहे हैं, वजह क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक तो एकल परिवार हैं आजकल, पहले संयुक्त परिवार होते थे, चाचा चाची ताया ताई, कई लोग बोलने वाले रोकने वाले होते थे बच्चों को। अब एकल परिवार हैं, ऊपर से बच्चे एक एक हैं, और जिनको माँ बाप पूछ रहे हैं तो पूछ रहे हैं, अदरवाइज दोनों जॉब कर रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, बच्चा कब आ रहा है, थोड़ा सा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, बच्चे पर नज़र रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है हमारे शिक्षा से जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे अध्यापक, टीचर्स, वो लोग भी इसमें बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं बच्चों के भविष्य के विकास के लिए जी। और एज की जब हम बात करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि कई बार जो हीनियस क्राइम्स होते हैं उसमें एज एक फैक्टर हो जाता है कि अगर वो 18 साल से कम है तो वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई होगी, अगर 18 से ऊपर है तो एज अ अडल्ट उस पर कार्रवाई होगी। कई बार एज को लेके काफ़ी दुविधा में स्थिति होती है, कई बार सर्टिफिकेट्स में कुछ और एज होती है, आपकी रियल एज कुछ और होती है, तो एज को आप कैसे डिटर्मिन करते हैं? नहीं, जो डिटर्मिनेशन ऑफ एज है वो तो हम सर्टिफिकेट से ही, बर्थ सर्टिफिकेट पर ये पंचायत के रजिस्टर होते हैं और उसी से ही तय की जाती है। परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर क्राइम करते समय कोई हीनियस क्राइम बच्चा कर रहा है और उसकी उम्र 16 से 18 साल के बीच है जी, एट द टाइम ऑफ कमीशन, घटना जब अपराध कर रहा है बच्चा, तो उसको हम मेडिकल बोर्ड होता है एक सरकार का, उसके समक्ष भेजते हैं। बच्चे की साइकोलॉजी, मानसिक स्तर, मनोवैज्ञानिक तौर पे बच्चा कितना समझ रहा है उस अपराध को करते समय जी, तो वो बोर्ड जो मेडिकल बोर्ड है वो उस समय जो भी रिपोर्ट देता है उसके आधार पर जो जेजेबी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, वो उसको अगर लगता है कि बच्चा बालिग की समझ रखता है, उम्र बेशक कम है पर बालिग की, तो उसको जो चिल्ड्रन कोर्ट है उसको भेजा जा सकता है जी। तो उम्र क्या बड़ा महत्वपूर्ण जी, उम्र का तो खैर काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है और उम्र की वजह से ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया है। मैं ये जानना चाहूँगा, जब भी कोई ऐसी अपराध की घटना होती है, अक्सर हम देखते हैं कि एफआईआर रजिस्टर की जाती है, तो क्या अगर वो जो अपराधी है या अक्यूज़्ड है अगर वो 18 साल से कम है तो तब भी क्या एफआईआर दर्ज की जाएगी पुलिस के द्वारा? हाँ बिल्कुल, एफआईआर तो मैंने कहा प्रोसीजर तो सीआरपीसी का ही, बट इसमें ये ज़रूरी है कि उसमें हम वर्ड एक्यूज्ड या मुजरिम नहीं लिखते, उसमें सीसीएल, बाल अपचारी जी। और कई बार सुनीता जी ये भी होता है कि जब पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो एक बच्चा होता है, जो एक नाबालिग होता है, उसकी मनोस्थिति पे काफ़ी अलग इम्पैक्ट भी आता है, तो उसको रोकने के लिए क्या पुलिस को भी सेंसिटाइज किया जाता है, क्या पुलिस को भी समझाया जाता है कि जब भी आपके पास कोई इस प्रकार की एफआईआर हो या इस प्रकार का कोई केस आपके सामने आए तो आप उसको किस प्रकार से डील करें और किस प्रकार से आप ये सुनिश्चित करें कि जो एक बच्चा है, अभी तो खैर वो एक अक्यूज्ड है, अभी तो वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, अभी उसके ऊपर कोई दोष साबित नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं उसकी मनोस्थिति पे इस प्रकार से कोई इम्पैक्ट ना पड़े, तो क्या उसके लिए भी सेंसिटाइज करते हैं आप? हाँ, समय समय पर सरकार द्वारा कैंप लगाए जाते हैं, वर्कशॉप लगाई जाती हैं, क्योंकि पुलिस को देख के, पुलिस का तो आमजन घबरा जाता है, तो बच्चा तो एक नाबालिग स्थिति में तो फिर वो बच्चा वैसे ही डर जाता है। इसीलिए पुलिस को भी इस तरह की ट्रेनिंग या इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं पुलिस को भी। बट मेरा एक और भी सुझाव है इसमें कि पुलिस जब उनको चालान पेश करने के बाद कोर्ट में लाती है, बोर्ड के समक्ष लाती है, तो
तब भी पुलिस को उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। जब वो पुलिस की कस्टडी में होते हैं, जब किसी क्राइम में, तो पुलिस उन्हें नाबालिग के तौर पे ले तो लेती है, बट उनको एक जो काउंसलिंग की ज़रूरत है वो काउंसलर द्वारा ही की जाती है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना की जानी चाहिए कि पुलिस ही उनको अपनी कस्टडी में उनकी काउंसलिंग कर सके। जी सुनीता जी, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि जब नाबालिग है उनको सुधार गृह में भेजा जाता है, तो सुधार गृह में उस प्रकार से और भी बच्चे वहाँ पर होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हर बच्चे की मनोस्थिति डिफरेंट होगी। एक बच्चा है, कई बार उससे शायद गलती से कुछ हो गया हो, कोई ऐसे हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स भी होते हैं जैसा आपने कहा, तो वो कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि जो बच्चा वहाँ पे आया है जिसको अपराध के बारे में कुछ नहीं पता, उससे शायद गलती से या कहीं ना कहीं कोई भी परिस्थिति रही हो, उसने वो घटना को अंजाम दिया, तो कहीं वो एक हार्डन क्रिमिनल ना बन जाए, तो उसको रोकने के लिए आप किस प्रकार से जो आपके सुधार गृह हैं उस पर नज़र रखते हैं या उसको सेंसिटाइज करते हैं? उसमें हमारा समय समय पर विजिट रहता है और मीटिंग होती है सुधार गृह में। जो सदस्य हैं और जो सामाजिक न्याय विभाग के अफसर हैं वो लोग उस मीटिंग में आते हैं, और इनके सेल्स अलग अलग बने होते हैं। जैसे कोई सिंपल क्राइम है या ग्रीवियस हीनियस क्राइम्स हैं, तो उसका वो वातावरण जो है बच्चों को सुधार गृह में वो उसके हिसाब से दिया जाता है। कई बार बच्चे बहुत मिलजुल कर रहते हैं, परंतु कई आपने जैसा कि आपने कहा कि मनोवैज्ञानिक तौर पे बड़े कमज़ोर होते हैं कई बच्चे, तो उनको अलग रखने का प्रावधान भी है। और साथ में मेल फीमेल, बालिग लड़का है तो उसको अलग रखा जाता है, लड़की है तो उनको अलग सेल बने हुए हैं। जी। और अपराध की घटनाओं में क्या नाबालिग लड़कियां भी हैं या फिर ज़्यादातर जो आप मामले देख रहे हैं उसमें लड़के ही हैं? नहीं, लड़कियां भी शामिल हैं। लड़कियों द्वारा के अपराध भी काफ़ी आजकल उनकी भी मुझे लगता है दर जो है प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा सरकार को, थोड़ा हम लोगों को और समाज को भागीदारी करनी चाहिए, भागीदार बनना चाहिए। जी। और कई बार सुनीता जी मुझे लगता है कि ये जो अपराध के मामले हैं इसमें जो नाबालिग हैं, जो किशोर हैं, जो 18 साल से कम हैं, वो इसलिए भी इसमें संलिप्त हैं कि कहीं ना कहीं उनका घर का माहौल भी वैसा नहीं है। और कई बार हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, वो किसी के अंडर होते हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बन जाती है कि उनको इस प्रकार की घटना को अंजाम देना पड़ता है। तो ऐसे मामलों में जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं, तो फिर आप किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे? ये कार्रवाई हमारे द्वारा तो नहीं की जाती, बट ये सरकार द्वारा CWC बाल संरक्षण समिति बनी हुई है। तो वो समय समय पर अगर कोई इस तरह का बच्चा पाया जाता है जिसके पेरेंट्स नहीं है और वो ऐसी गली बाज़ारों में घूम रहा है, तो CWC के मेंबर्स, चेयरमैन आकर उस बच्चे को ले जाते हैं और शेल्टर होम्स बने हुए हैं, शेल्टर होम्स में रखा जाता है। उनका पूरा ध्यान खाने पीने का, उनकी एक SIR बनती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, वो हमारे JJB में भी बनती है बच्चे की। तो जो बच्चा करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, उस स्कीम के तहत उस बच्चे को वो काम उससे करवाया जाता है। जी सुनीता जी, जैसा कि आप जानते हैं कि स्किल के ऊपर काफ़ी फोकस किया जाता है, कहा जाता है कि स्किल डेवलपमेंट में इंडिया को आगे आना चाहिए। और मैं ये भी जानना चाहूँगा जो बच्चे सुधार गृह में होते हैं उनकी एजुकेशन किस प्रकार से की जाती है, कौन उनकी एजुकेशन की देखरेख करता है? और अगर कोई स्किल सीखना चाहे, कई बार आप ये भी देखेंगे कि कुछ लोग पेंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कोई बहुत अच्छे पेंटर्स होते हैं, जिनको सिंगिंग का इंटरेस्ट होता है, तो क्या वो जो उनकी एक हॉबीज़ होती है, जो उनका एक टैलेंट होता है, उसको भी आप इनकलकेट करते हैं? हाँ बिल्कुल। बाल सुधार गृह जब हम विज़िट करते हैं या हमारी मीटिंग होती है तो उनको पढ़ाने का तो वहीं पर ही प्रावधान है। बाल सुधार गृह टीचर अपॉइंट किया जाता है, टीचर आता है, एजुकेशन दी जाती है बच्चे को। कोई बच्चा आगे पढ़ना चाहता है तो बस वो विभागीय जो कार्यवाही है ना उसके माध्यम से किया जाता है वो सब। किसी बच्चे ने, अब हमारे यहाँ है सुधार गृह, यहाँ बहुत अच्छे 2 बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई अपनी इसी के दौरान पूरी की है और वो आगे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अब तो सरकार द्वारा ये मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना और कोष तैयार किया गया है जो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, जैसे कोई स्किल है, बच्चा कुछ गेम खेलना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, उसमें मुझे लगता है कि सब कुछ आया है उस जो ये मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना है। या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई समाज सेवा संस्था है, वो लोग भी उसमें अपनी भागीदारी स्पॉन्सर कर सकते हैं वो किसी एक बच्चे को, कोई गेम्स में अच्छा है। जी।
और मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, जब हम केसेस की बात करते हैं, हम इस प्रोग्राम में अक्सर कानूनी सलाह प्रोग्राम का नाम है, हम बहुत सारे लॉज़ के बारे में बात करते हैं, अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं, लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताते हैं। और कई बार ये भी होता है कि जब कोई इस प्रकार से कोई घटना हो, जब भी कोई केस, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, केस जब भी कोर्ट में जाता है, एक पार्टी हारती है, एक पार्टी जीतती है, उसमें चाहे वो स्टेट हो सकती है या फिर जो प्राइवेट पार्टी कंटेस्ट कर रही है। ऐसे मामलों में अगर आपके फैसले से जो पेरेंट्स हैं वो सहमत नहीं हैं, उन्हें ये लगता है कि उनके बच्चे को फ्रेम किया जा रहा है, उनके बच्चे ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, कोई और इस प्रकार से उनके बच्चे को आगे फंसा रहा है, तो फिर आगे अपील का क्या प्रावधान है? अपील तो इसमें वो मैंने जैसे आपको बताया कि सीआरपीसी का प्रावधान ही है, पर इसमें जो हम जब कार्रवाई, जब इंक्वायरी चलती है, हम इस तरह का ऐसा कोई भी, मतलब अगर पेरेंट्स हमारे साथ नाराज़ भी हैं, बच्चे के भविष्य को लेके फैसला करते हैं हम, कुछ भी अगर हमने फैसला, बाकी अपील का प्रावधान तो जी जैसा कि सीआरपीसी के जी सुनीता पर जी, अगर बच्चा 18 से कम का है तो उसमें अपील भी नहीं की जा सकती, नहीं की जा पाएगी। मैं फ्री लीगल एड के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कानूनी इस प्रकार की एडवाइजेस को या फिर लॉयर्स को, वो फ्री लीगल एड के लिए जाते हैं। तो क्या फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड की जाती है उन पेरेंट्स को, उन फैमिलीज़ को जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जब इस प्रकार से इंक्वायरी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने आती है? हाँ बिल्कुल, अगर कोई मुफ्त कानूनी सहायता चाहता है तो वो एक दरख्वास्त के माध्यम से ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है हमारी, मुफ्त कानूनी सहायता के लिए लिखा जा सकता है और वो वहाँ से अधिवक्ता आपको नियुक्त होता है जी। पर आजकल एक नई स्कीम भी चली है जिसमें गवर्नमेंट ने, सरकार ने डिफेंस काउंसिल अपॉइंट किए हैं, जो समय समय पर जिसके पास अधिवक्ता नहीं है या जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको वो डिफेंस काउंसिल उसका केस लड़ते हैं जब भी कोई इंक्वायरी होती है जी। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बालिग है एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जब अपराध घटित हुआ है जी। पर वो उस टाइम नहीं पकड़ा गया या उसका पता नहीं चला और केस पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट जी। तो सुप्रीम कोर्ट में जाके पता चलता है कि एट द टाइम ऑफ बाल अपराध करते समय उसकी उम्र 18 साल से कम थी, तो उसको जुवेनाइल CCL ही ट्रीट किया जाएगा। जी सुनीता जी, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को बताई और कहीं ना कहीं ये जो आपका एक इनिशिएटिव है और आपका भी ये मानना है, हमारा भी ये मानना है कि जो युवा हैं वो भारत का भविष्य है और कहीं ना कहीं इनको संरक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए सुनीता जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।